करने वाले हैं पाकिस्तान की। दरअसल देखिए, पाकिस्तान एक सूबा है और बलूचिस्तान जहां पाक फौज के जुल्मों सितम से जनता काफी परेशान है और बलूचिस्तान की आवाम नारा लगाती है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। लेकिन अब बांग्लादेश में भड़क रही हिंसा के पीछे भी पाकिस्तान की फौज ही नजर आ रही है। वैसे तो शेख हसीना के तख्ता पलट के वक्त से ही साफ जाहिर हो गया था, लेकिन अब पाकिस्तान के छोटम भैया नेता भी भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग का अध्यक्ष कामरान सईद उस्मानी अपनी औकात भूल भारत को धमका रहा है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का झंडा लगाकर वीडियो जारी किया गया और डींगे हाँकते हुए कई बातें कही गई है। और अगर भारत बांग्लादेश पर हमला करता है तो पाकिस्तान की मिसाइलें तैयार है, ये वीडियो में कहा गया है। पाकिस्तान का इस छुट भैया नेता के बयान से साफ है कि पाक फौज में प्रमुख आसिम मुनीर बांग्लादेश में आईएसआई का ढाका सेल बनाकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। खबर यह भी है कि बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनूस के ऊपर भी तख्ता पलट का खतरा मंडरा रहा है। वैसे पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कई बार जंगी मैदान में भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है, लेकिन बांग्लादेश में मुनीर की साजिश से भारत को कितना अलर्ट रहना चाहिए, इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कामरान सईद की गीदड़ भभकी जो भारत को दी गई है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से भारत को धमकाया जा रहा है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं आखिर कहा क्या गया है। दरअसल देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं उसके कई मायने हैं। अब देखिए, भारत बांग्लादेश पर हमला करेगा तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये कहा गया। भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान फौज एक्शन लेगी, इस तरीके से बयान दिए गए हैं, भभकी दी गई है भारत को। पाकिस्तानी मिसाइल भारत से दूर नहीं है, ये तक कह दिया गया। ऑपरेशन बुनियान और अल मरसूस दोबारा से शुरू कर देंगे, ये कहा गया है, ये धमकी दी गई है। बांग्लादेशी आवाम के साथ पाकिस्तान खड़ा है, यानी कि यहां पर देखिए किस तरीके से हमदर्दी बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान जताता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश का झंडा लगाकर वीडियो जारी किया गया है। ये वही पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान है जब कभी जुल्म किया जाता था बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान की ओर से। बांग्लादेश को किसी देश की कॉलोनी नहीं बनने दूंगा, ये तक कहा गया है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है ये अब कबूल नहीं होगा। बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगा, ये बयान सामने आया। और वैसे आपको ये बता दें कि ये जो भभकी दी गई है सईद उस्मानी की ओर से, ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसे बयान कई दफा कई नेताओं की तरफ से सामने आ चुके हैं। शेख हसीना की तख्तापलट के पीछे क्या वजह रही, बांग्लादेश हिंसा के पीछे मुनीर है, ऐसा सवाल लगातार उठता रहा है। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल 2024 में दोनों देशों के बीच सैन्य समझौता हुआ था और इसी के साथ ही पाक फौज ने फरवरी में बांग्लादेश सेना को ट्रेनिंग भी दी थी, ट्रेनिंग वहां पर दी गई थी। और इसी के साथ आपको यह बता दें कि आईएसआई प्रमुख ढाका पहुंचे और भारत विरोधी गतिविधियां इसके बाद काफी बढ़ गई है। और इसलिए कहा जा रहा है कि वहां पर ढाका सेल के नाम से जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान की ओर से जो भारत विरोधी तमाम चीजें हो रही है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। 1971 से पहले का पूर्वी पाकिस्तान बनाने की योजना पर भी यहां पर लगातार काम हो रहा है। और इसी के साथ आपको यह बता दें कि बांग्लादेश को भारत विरोधी अभियानों का केंद्र बनाना इसका सीधे तौर पर मकसद अब नजर आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश हिंसा से आखिर पाक को क्या फायदा होगा, आखिर पाक ये क्यों कदम उठा रहा है, पाकिस्तान की आखिर मंशा क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए, मुनीर अगर प्लान में कामयाब हुए, अगर इस प्लान में कामयाब हो जाते हैं तो बांग्लादेश में हथियारों की बाढ़ लाने का रास्ता सीधे तौर पर खुल जाएगा। और इसी के साथ ही बांग्लादेश में भारत के बड़े हिस्से को अस्थिर करने की भी कोशिश शुरू हो जाएगी। यानी कि बांग्लादेश के जरिए अब भारत में अशांति फैलाने की कोशिश, रोहिंग्या शरणार्थियों को लालच देकर आतंक फैलाया जाएगा। यानी कि रोहिंग्या शरणार्थियों को तैयार किया जाएगा, भारत विरोधी में शामिल किया जाएगा। म्यांमार भारत के पूर्वोत्तर में आतंक बढ़ाने की कोशिश सीधे तौर पर
पाकिस्तान की होगी। यानी कि जब खुद से नहीं बन पाया तो अब बांग्लादेश के साथ मिलकर ये तमाम चीजें करता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। और लेकिन क्या इसमें सफल हो पाएगा ये तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन आपको ये बता दे कि भारत इस वक्त मुंह तोड़ जवाब हर मोर्चे पर पाकिस्तान को दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और अरविंद तेजावत विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मेजर जनरल पीके सहगल सर, ये जो हरकत आप देख रहे हैं पाकिस्तान की, जो स्थितियां बांग्लादेश में बनी है, ये तो अब साफ हो रहा है, एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान किसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन जो मंसूबा सामने आ रहा है इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या करना चाहता है पाकिस्तान? देखो, पाकिस्तान तो स्थिति का भरपूर फायदा उठाना चाहता है। जब से बांग्लादेश में यूनिट सरकार रही है तब से पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश रही है कि हिंदुस्तान को हर प्रकार से जान और माल का नुकसान पहुंचाया जाए, बांग्लादेश के माध्यम से भी। और पाकिस्तान को कुछ हद तक इसमें सक्सेस मिल रही है। जहाँ तक यूनिट सरकार का ताल्लुक है, पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो नहीं चाहते कि 12 फरवरी को वास्तव में इलेक्शन हो, ना ही जमात इस्लामी चाहती है। क्योंकि जो भी सरकार वहाँ आएगी, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी और जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं और जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, उनकी संख्या पॉपुलेशन में केवल 2 या 3% है। और बांग्लादेश की हम साफ तौर पे जानती है कि हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते नाते जो हैं उनके लिए लाभदायक है, ना कि पाकिस्तान के हाथ मिलाना। और वो साफ तौर पे जानते हैं कि इलेक्शन में उन्होंने अवामी लीग को तो बैन कर दिया है, जिसकी पॉपुलर रेटिंग तकरीबन 40% है। 40% लोग आज भी चाहते हैं अवामी लीग वापस इलेक्शन में जीते, लेकिन उसको बैन कर दिया गया है। लेकिन बीएनपी भी जो है, खलीदा जिया की पार्टी है, वो भी साफ तौर पे जानती है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते बिगाड़ना जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक और नुकसानदेह होगा। क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर बांग्लादेश हर प्रकार से निर्भर है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की ये गीदड़ धमकियों से हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है, हिंदुस्तान को डरना नहीं चाहिए। हम हर प्रकार से सतर्क हैं। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो उसको साफ तौर पर नजर आना चाहिए, हर खेल में 2 खिलाड़ी हैं। हम बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान में दखलंदाजी कर सकते हैं, पीओके में दखलंदाजी कर सकते हैं, सिंध में कर सकते हैं, पख्तूनख्वा में कर सकते हैं। हमने अभी तक इस माफी की कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमारे पास सारी ऑप्शन अवेलेबल है। हम पाकिस्तान को चाहे तो आज ही एट दिस मोमेंट ओनली हम कंप्लीटली डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और पाकिस्तान को ये साफ तौर पर जानना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्षमता है, हिंदुस्तान में ताकत है। और हिंदुस्तान में, अगर आपको याद होगा, 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान था, जहाँ पाकिस्तान की आर्मी बड़े पैमाने पर थी, पाकिस्तान एयरफोर्स बड़ी पैमाने पर थी। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने दोनों साइड के बॉर्डर्स को मैनेज किया। उस समय भी चाइना का भी थ्रेट था, हिंदुस्तान ने मैनेज किया। आज हिंदुस्तान की फौजें उस समय से लेकर बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हर प्रकार के हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए हर प्रकार से तैयार है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, हर मोर्चे पर जब भारत पाकिस्तान आमने सामने रहा है, पाकिस्तान को मुखी खानी पड़ी है सर, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी भी तरीके से अपनी हरकतों पर ना पहले बाज आया, और अभी भी जिस तरीके से यहाँ पर दखलंदाजी करने की कोशिश हो रही है भारत के अंदर, तो आप समझिए कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है, उसका हश्र क्या होगा, ये भी पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। लेकिन अरविंद तेजावत सर, क्योंकि बांग्लादेश में अब जो स्थिति देखने को मिल रही है ये तो सबके सामने है, इसकी प्लानिंग बहुत पहले हो गई थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। यानी कि अब नवंबर में जो अब ये तमाम चीजें हुई, आना जाना हुआ, बैठकें जो हुई, सीधे तौर पर था कि आईएसआई का ढाका सेल एक्टिव करना, जिसे ढाका सेल नाम दिया गया है उन लोगों की तरफ से। अब ऐसे में क्या समझ आ रहा है, आखिर जो पाकिस्तान है सीधे तौर पर क्या भारत से लड़ नहीं सकता, जो अब बांग्लादेश के थ्रू वो तमाम चीजें भारत के अंदर करना चाहता है? देखिए पुनीता जी, आपकी एक एजम्पशन से मैं सहमत नहीं हूं कि सत्ता परिवर्तन से पहले पाकिस्तान वहां पे एक्टिव था, क्योंकि उस समय तो खालिदा वो मैडम शेख हसीना थी, है ना। तो उस समय तो पॉसिबल नहीं था उनके रिजिम में कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा सक्रिय होता। तो इस निष्कर्ष से तो मैं नहीं करूंगा। पर दूसरा, सहगल साहब का भी जो मैंने सुना, उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करते हुए, और आपके जो निष्कर्ष हैं उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करते हुए, एक चीज हमें देखनी होगी। वो मेन स्ट्रीम में ये बातें नहीं हो रही है, पर अगर आप जैसे गहरी रिसर्च में जाएंगे तो कुछ चीजें समझ में आएंगी जी। और लोग ओपनली इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको अपनी बात साबित करने के लिए एविडेंस नहीं, और एविडेंस हो नहीं सकता, क्योंकि जो खासकर डिप्लोमेसी की जो चीजें हैं
वो पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चलती है। पर कुछ चीजें तो एकदम साफ नजर आती है, जैसा कि पाकिस्तान की आर्थिक क्षमता जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वह बांग्लादेश को भी संभाले। पाकिस्तान के खुद के अपने घरेलू मसले हैं। तो जो कुछ विदेशी फोर्सेस हैं, जो फॉरेन फोर्सेस हैं या विदेशी ताकतें हैं, वो यहाँ पे काफी बड़ा पर्दे के पीछे से रोल अदा कर रही है, जिसमें खासकर यूनाइटेड स्टेट का नाम ले सकते हैं और चाइना का नाम ले सकते हैं। इस चीजों को हमने और बहुत सारे जो बड़े बड़े धुरंधर जो कूटनीति को जानने वाले लोग हैं वो नहीं समझ पाए, पर बाद में उसको समझा। और यही वजह है कि जो रूस के राजदूत हैं उन्होंने अभी वहाँ बयान दिया और उन्होंने कहा कि देखिए जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। पर दूसरी तरफ जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो क्या कर रही है, वो जो एक हिंदू को वहां लटका कर मारा जाता है, हिंदू ना भी कहें, अल्पसंख्यक है, इंसान तो है कम से कम, है ना, इंसान के नाते तो बनता था कि उसके पक्ष में आप बोलते हैं, पर उस व्यक्ति के पक्ष में बोला जा रहा है, उस व्यक्ति की हत्या के पक्ष में बोला जा रहा है जो कि भारत विरोध में था। तो दरअसल शीत युद्ध की जो लड़ाई है वो वापस नए सिरे से एक तरीके से परिभाषित हो रही है और उसका अखाड़ा दक्षिण एशिया बन रहा है। और हमारी भारत की ये जिम्मेदारी है कि उन सारी विदेशी ताकतों को यहाँ से बाहर फेंका जाए। और इसका पहला तरीका ये हो सकता है, अगर हमारे विदेश मंत्रालय में बैठे हुए लोग थोड़ा सा अगर गौर करें, तो बांग्लादेश को एक बड़ा सा बिल थमा दिया जाना चाहिए। जो 1971 में हमारे सोल्जर्स मरे थे, उनके आर्मी में कॉस्ट काउंटिंग वगैरह होती है एक सोल्जर्स की जीवन वगैरह की, हालांकि काफी अमानवीय होता है, पर सहगल साहब जानते हैं इस बात को, एक सोल्जर्स की टोटल कीमत कितना होता है, ये सब वो करके हमारी मौतों को, उनके फिर वापस मुआवजे को काउंट करके जो भारत के एसेट्स लगे हैं, अगर वो नहीं मानते हमारा एहसान तो हमें वापस लौटा दें। भले ही मुझे पता है कि ये केवल एक सांकेतिक होगा, पर कम से कम इतना तो होगा कि बांग्लादेश को एक कम से कम वहां की सरकार को ये चीज समझ में आ जाएगी। बांग्लादेश में ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि जो अंतरिम सरकार, उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। जो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध बिगड़ रहे हैं उसकी भरपाई जो है वो नई सरकार करेगी। इसलिए आप देखेंगे कि बीएनपी का रुख जो हमेशा से पाकिस्तान के पक्ष में रहा है और आमतौर पर उसे भारत विरोधी माना जाता रहा है, वहां पे भी आप देखेंगे कि बीएनपी में जो है उसने भारत के पक्ष में बयान दिया है और भारत ने भी बीएनपी के पक्ष में बयान दिए हैं और कहा है कि अगर सरकार बदलती है तो हम नई सरकार के साथ अच्छा करेंगे। यहाँ भारत की एक और स्ट्रेटेजिक गलती ये हुई है कि भारत को दरअसल जो खासकर अवामी लीग है उसके साथ इतना उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था कि हमारे लिए बीएनपी से दूरियां बढ़ जाए। जब बीएनपी बाइकआउट कर रही थी इलेक्शन का और जब वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, तब भारत को शेख हसीना को ये समझाया जाना चाहिए था कि देखिए ये लोकतंत्र के खिलाफ है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेख हसीना को ऐसा थोड़ी है कि बहुत भारत से प्रेम कर रही थी, वो चीन से भी उतना ही संबंध बनाए हुए थी जितना कि भारत से, और उनको यहाँ शरण देने की बजाय किसी तीसरे देश में भेजा जा सकता था और उसके लिए भारत सरकार जो है वह मदद कर सकते थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियां हुई हैं हमसे। मोदी साहब शुरू में मोहम्मद यूनुस साहब से मिले भी नहीं, फिर बाद में उन्हें ऐसा हुआ कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो तमाम चीजें हैं, पर अभी भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगर हमने अभी भी संबंध ठीक नहीं किए तो एक तो बांग्लादेश जो खासकर जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनका अड्डा बन जाएगा और भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री से भी ज्यादा लंबी बाउंड्री है, 4000 के आसपास लगभग है ना किलोमीटर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत के इकोनॉमिक एसेट्स इतने हैं नहीं कि एक एक पूरा हर जगह हम वो पूरा तारबंदी करके और पूरा एकदम उस सीमा को सुरक्षित कर ले। तो वक्त रहते हुए जो फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हैं वो सोच भी रहे होंगे और उन्हें सोचना चाहिए इस बात में। लेकिन सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एक तरफ आपने जो कहा कि और सभी को पता है कि देखिए बांग्लादेश की अब जो दखल अंदाजी है वो शुरुआत से ही बांग्लादेश में रही है, पाकिस्तान की बांग्लादेश में, हालांकि उस समय वो कामयाब नहीं हुआ जब तक शेख हसीना सत्ता में थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या जब शेख हसीना सत्ता में थी तो क्या कभी ऐसी तस्वीर सामने आई थी सर? देखिए पुनीता जी, हिंदुओं पे हिंसा होने का तो कारण एकदम साफ नजर आता है, क्योंकि जो शेख हसीना की जो सरकार थी वो सेकुलर सरकार थी जी। तो जो नई सरकार आएगी वो पुरानी सरकार को बताएगी कि वो जो कर रही थी वो ठीक नहीं थी।
तो थीसिस का जब तक एंटीथीसिस तैयार नहीं होगा तब तक वो अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो उनको वो सारे काम वो करने थे जो शेख हसीना सरकार कर रही थी, तो उसका उल्टा करना था, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसी वजह से जो हसीना सरकार है उसके खिलाफ गुस्सा था, तो उल्टा करेगी, तो एंटीथेसिस है। तो तभी तो आप देखिए ना कि मैं तो बांग्लादेश कितनी ही बार गया हूँ, मुझे पता है वहाँ के बहुत, और यूनुस साहब के बारे में भी मैं जानता हूँ। तो यूनुस साहब तो पुराने वामपंथी रहे हैं, है ना। वामपंथियों का तो जो जितने भी जो दक्षिणपंथी तरीके से जो जो रिलीजियस जो पॉलिटिक्स होती है उनसे तो काफी दूर दूर का वास्ता होता है, वो तो रिलीजन को ही नहीं मानते हैं। तो इस हिसाब से तो यूनुस साहब को बिल्कुल ही सेकुलर प्रोग्रेसिव उस टाइप का व्यक्ति होना चाहिए था, पर वो यूनुस साहब की ताकत को हम बहुत ज्यादा बड़ा करके मान रहे हैं। वो कठपुतली है बेसिकली, उनकी ना तो ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ रहे हैं, और वो ये दुर्भाग्य है कि वो कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गए। वो जैसे नचाते हैं कि ये ऐसा करिए तो करिए, उनका अपना कुछ भी नहीं है, वो खाली एक फेस है। तो यही कारण है कि उनको एक थीसिस की एंटीथेसिस तैयार करनी थी, और यही कारण है कि वो भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरा, जहां तक पाकिस्तान के बारे में आपने वापस कहा, मैं अपनी पुरानी बात को ही वापस दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की व्यक्तिगत या एक अकेले देश के रूप में इसकी इतनी ताकत नहीं है, न उसमें आर्थिक संसाधन है, कहीं से पीछे से जरूर सपोर्ट है। ठीक है, पुनीता जी, ठीक है, और इसी का जवाब मैं ले लेती हूँ। पीके सहगल जी, अरविंद तेजावत सर ने देखिए कहा कि सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ इसमें नहीं हो सकता, तो क्या आप भी इससे एग्री करते हैं? और अगर वाकई नहीं, पुनीता जी, माफ कीजिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि पाकिस्तान का हाथ नहीं हो सकता है। पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का हाथ इसलिए है कि ISI के बहुत सारे लोग गए हैं जी। हाँ, किसी के साथ वही मैं कह रही हूँ सर, किसी के साथ मिलकर ऐसा हो रहा है। तो मैं यही पीके सहगल सर से पूछ रही हूँ, क्या सर आप भी इससे सहमत हैं कि पाकिस्तान अकेले ये नहीं कर रहा है, किसी और के साथ मिलकर कर रहा है? अगर ऐसा है तो कौन इसके पीछे हो सकता है? क्योंकि देखिए अब सीधे तौर पर पाकिस्तान की धमकी भी सामने आ रही है। अभी आपने सुना होगा, अब ये कह दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके से दखलंदाजी भारत की बांग्लादेश में होती है, कोई भी जुल्म होता है, तो उसका जवाब पाकिस्तान की ओर से दिया जाएगा। देखो, पाकिस्तान की गिदर धमकी है। पाकिस्तान में हिम्मत ही नहीं है, दम ही नहीं है। पाकिस्तान सभी टूटने के तौर पर है, कंगाल है, बेरोजगारी है, किसी माफी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी माफी का हेल्थ केयर नहीं है, किसी माफी का एजुकेशन नहीं है। हर प्रोविंस में बगावत हो रही है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान को, कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी को दोबारा कायम किया जाए, चिकन नेक एरिया में कुछ ऐसी कार्रवाई करे जिससे हिंदुस्तान का जो रेल एंड रोड कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ वो कट ऑफ हो जाए। चाइना की सहायता भी इसको मिल रही है इसमें, और अमेरिकन डीप स्टेट की सहायता भी मिल रही है। और जहाँ तक बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो साफ तौर पे देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू टेम्पल बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कम्प्लीटली चुप्पी ठानी हुई है। अपने आप को बड़े ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन इस समय जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है सब देख रहे हैं, लेकिन सब ने चुप्पी ठानी हुई है, बिल्कुल उसी माफिक जैसे 1971 वॉर से पहले बड़े पैमाने पर वहाँ पे बलात्कार होता, लोगों को मारा जा रहा था, इंटेलेक्चुअल्स को बर्बाद किया जा रहा था, यूनिवर्सिटीज को जलाया जा रहा था। और इसमें